स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिस के यूनिट हैं, इकाई स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके इनर वॉल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो उसकी ट्यूब है उसके अंदर ये जर्मिनल एपिथेलियम होता है, उसमें उनके सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। टेस्टिस जो है वो बर्थ से पहले बन जाती है और बर्थ से पहले तो वो एब्डोमेन में डेवलप होती है, लेकिन बाद में वो बर्थ से के पहले ही वो डिसेंड कर जाती है। एक स्किन का सैक होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, लेकिन बर्थ से लगा के कुछ साल तक स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में नहीं होती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज़ द टाइम ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स appear and the ability of sexual reproduction is possible। लाइफ का वो समय जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं और व्यक्ति में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप कर जाती है। वो लाइफ का हिस्सा, वो लाइफ का पीरियड वो प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी और वो दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स। प्यूबर्टी में इस दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। जो पर्सन है वो कैपेबल होने लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं। ये हमने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जब हम आपके इसके पहले के वीडियो में टेस्टिस का स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो हमने बताया था कि जो टेस्टिस है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसी से बना हुआ है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यह एक ट्यूब्यूल है, इसका एक छोटा सा पार्ट चूँकि बनाया गया है टीएस में, तो इतना हिस्सा कट गया, इसका हिस्सा ये कट गया, ये कट गया, तो ये सर्कुलर ट्यूब्यूल हो गए। इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक जर्म सेल्स होंगे जिनको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाएगा, जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियम, और दूसरे नॉन जर्म सेल होंगे जिनको सर्टोली सेल कहा जाएगा। ये देखिए एक सर्टोली सेल है, उसको हमने अलग से एक सर्टोली सेल को स्पर्मेटोजेनेसिस के पर्पज़ से बना भी दिया है कि कैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल अदा करता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है, ये स्पर्म्स की टेल है ल्यूमेन को फेस करते हुए। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जर्म सेल हैं या स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एक जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनियम है। इस जर्म सेल में क्या होगा? रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होते रहते हैं, रिपीटेड बार बार माइटोटिक डिवीज़न होगा, और ये जो जर्म सेल हैं हर बार डिवाइड करके एक सेल से 2 सेल बनाएंगे। जो एक सेल से ये 2 सेल बन गए, वो फिर मैचुरेशन में जाएंगे। जो दूसरा स्टेज आ जाएगी वो ग्रोथ पीरियड की आ जाएगी। जो ये 2 सेल बने, इसमें से एक सेल ग्रोथ करेगा और जो दूसरा सेल है वो फिर से जर्म सेल की जगह ले लेगा, स्पर्मेटोगोनियम की तरह से बिहेव करेगा। एक सेल डिवीज़न में जाएगा और एक सेल जर्म सेल की तरह से रह जाएगा। ह्यूमन का केस है
तो ह्यूमन में आप जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉयड में। जर्म सेल्स जो हैं होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ सुविधा के लिए सिर्फ हमने 4 क्रोमोसोम को बनाया है। ये जो 4 क्रोमोसोम्स हैं ये डिप्लॉयड स्टेज में हैं, तो इनका कैसे कैसे फेट चलेगा वो हमको बताते रहेंगे। जो जर्म सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाया, अब ये बार बार डिवीजन होगा और सेल जो है वो एक रिजर्व होता जाएगा जर्म सेल के रूप में, और दूसरा सेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसीड करेगा। तो कोई भी जो सेल है वो डिवीजन से पहले अपने को डबल करता है, अपने को डिवीजन से पहले अपने जितने भी सारे कंटेंट्स हैं उनको डुप्लिकेट करता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो भी अपने को डबल करेंगे, डुप्लिकेट करेंगे। यहाँ देखिए ये 4 क्रोमोसोम्स हैं, सिर्फ दिखलाया गया है, वैसे तो 46 होंगे ह्यूमन के केस में। हम यहाँ पर डायग्राम की सुविधा के लिए सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स को ले रहे हैं। तो जब वो ग्रोथ पीरियड होगी तो हर क्रोमोसोम अपने को डबल करेगा, जितना रहेगा उतने ही, और वो सिंथेसिस कर लेगा। तो हर में देखिए आप दो दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन नंबर क्रोमोसोम का 4 ही है। क्रोमोसोम के नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स पर डिसाइड होते हैं कि किसी सेल के न्यूक्लियस में कितने सेंट्रियोल्स हैं, उसी के आधार पर क्रोमोसोम के नंबर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमने 4 सेंट्रियोल्स बनाया है और यहाँ भी 4 सेंट्रियोल्स है, बस सभी क्रोमोसोम्स अपने को डबल कर लिए हैं। ये डिप्लॉयड है या इसको हम 2n कहते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब ग्रोथ कर लेती है पूरी तरह से और क्रोमोसोमल मटेरियल्स अपने को डबल कर लेते हैं, तब फिर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा और बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब एक सेल से 2 बनेंगे, और ये सेल तो रिजर्व हो गया जर्म सेल के रूप में, तो एक सेल से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और ये दोनों में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर देखिए एक सेल में सिर्फ 2 और दूसरे सेल में भी 2 रहेंगे। ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, एक रेड कलर वाला क्रोमोसोम और एक ब्लैक कलर वाला क्रोमोसोम एक सेल में, एक रेड कलर का क्रोमोसोम और एक ब्लैक कलर का क्रोमोसोम दूसरे सेल में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाल्व्ड, आधे हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम रहते हैं जर्म सेल में, तो उसका आधा हो जाएगा 23 एक सेल में और 23 दूसरे सेल में। सुविधा के लिए सिर्फ हम यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स को ही लेके चल रहे हैं ताकि डायग्राम बनाने में, देखने में सुविधाजनक लगे, कंजेशन न होने पाए। तो फर्स्ट जो मियोटिक डिवीज़न है वो क्या कर रहा है, मेनली वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को जो है सेपरेट करता है। 46 क्रोमोसोम्स तो 23 पेयर बनेंगे, 23 होमोलॉगस पेयर्स बनेंगे, और हर पेयर जो बनता है उसमें से एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड का होता है और एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड का, एक फादर पक्ष का होता है और एक मदर पक्ष का होता है। ऐसे 2 क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी। तो इस तरह से जो पेयर रहेगा तो उसमें से 23 एक सेल में आएगा और 23 दूसरे सेल में जाएगा। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉयड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स में आप देख रहे हैं कि दो क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था हर क्रोमोसोम में सिंगल फिलामेंट दिख रहे थे, डबल नहीं थे। और जब ग्रोथ पीरियड हो गई तो हर क्रोमोसोम में डबल फिलामेंट दिखने लगे, क्योंकि उसने अपनी सिंथेसिस कर लिया। और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ
तो जो होमोलॉगस पेयर्स बनते हैं क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं। उस पेयर से एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएगा। तो इस तरह से 23 इसमें आ गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। तो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो होता है वो सिंपल माइटोसिस की तरह से होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न वो सिंपल माइटोसिस की तरह से होता है। माइटोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम से हम एक सेल का डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो अब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो होगा वो बिहेव करेगा एज सिंपल माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, अगर इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं तो एक सेल से जो 2 सेल बनेंगे उसमें भी 23 आएंगे। तो इसमें 23 आएगा, इसमें 23 आएगा और यहाँ पर भी 23 था, तो इसमें भी 23 होगा और इसमें भी 23 होगा। कैसे होगा, ये जो सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो सेंट्रोमियर इसका बीच से डिवाइड कर जाएगा। इस ब्लैक कलर वाले का भी डिवाइड करेगा, रेड कलर वाले का भी डिवाइड करेगा। तो हर ये जो क्रोमैटिड डिवाइड होके अलग होंगे, तो एक जो है क्रोमैटिड एक सेल में आएगा और दूसरा ये क्रोमैटिड जो है उसमें इन करेगा। तो हर पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स वो सेपरेट होंगे और अलग अलग पोल्स पर जाके अलग अलग सेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से एक जर्म सेल के डिवीज़न से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और 4 जो है स्पर्मेटिड्स बन गए। ये देखिए, ये सर्टोली सेल है, ये नॉन जर्मिनल सेल है। इसका काम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पेरिफेरी से लगा के ल्यूमेन तक स्ट्रेच होता है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये देखिए, ये सर्टोली सेल्स की इनफोल्डिंग्स हैं, जिसमें ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अपने को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं और स्टेजेस जो हैं सीरीज से इसकी आती जा रही हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीज़न से जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करेंगे तो एक से 2 और दूसरे से भी 2 बनेंगे। तो यहाँ पर एक ही सेल का 2 दिखलाया गया। और फिर ये जो अब इनको हम कहेंगे अर्ली स्पर्मेटिड। ये थोड़ा सर्कुलर शेप में हैं। यहाँ पर भी देखिए, अर्ली स्पर्मेटिड्स जो बने हैं वो सर्कुलर हैं। तो इसको ये जो सर्टोली सेल है, ये इसको मोल्ड करेगा। सर्टोली सेल्स अर्ली स्पर्मेटिड का मोल्डिंग करेगा। तो उस मोल्डिंग से थोड़ा सा इसका शेप जो है अब इलांगेटेड हो रहा है और इसमें फ्लैजेला भी डेवलप होना हो गया। और फिर ये टॉप पर पहुंच के ल्यूमेन की तरफ जाते जाते इसको जो है ये फिर से रीमोल्ड करेगा, रीमोल्डिंग बाय सर्टोली सेल्स, और उसको कन्वर्ट करेगा एक इलांगेटेड स्लेंडर स्पर्म में। तो एक तरह से 3 टेक्निकल टर्म्स हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, that is the formation of sperm starting from spermatogonium up to the sperm, formation of sperm। तो इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा टेक्निकल टर्म आता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिड का स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना, वो फेनोमेनन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। और थर्ड जो एक टेक्निकल टर्म आएगा वो उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होगा,
रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल अपने इनफोल्डिंग्स में जो इसको डेवलप कराता है स्पर्म को, और जब ये स्पर्म यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाएंगे, तब ये फेनोमेनन, रिलीज़ होने का फेनोमेनन जो है वो कहलाएगा स्पर्मिएशन। अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स की मोल्डिंग होके ये जो सर्टोली सेल उसको मोल्ड करके स्पर्म का शेप देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस के मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस के, और स्पर्मिएशन दैट इज़ ये जो स्पर्म बन गए हैं अब यहाँ से सर्टोली सेल से ये रिलीज़ होके ल्यूमेन में आ जाएंगे और रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में ये पास ऑन होंगे, ये फेनोमेनन हो जाएगी स्पर्मिएशन, दैट इज़ द रिलीज़। ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका ये नॉन जर्मिनल सेल्स होते हैं और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो सर्टोली सेल के कई फंक्शंस हैं। एक तो ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग स्पर्म को, प्रोटेक्शन देता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आप देखिए यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इसलिए कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में ये सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या लेडिक सेल्स कहते हैं। ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल हार्मोन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लाती हैं, ऑक्सीजन को लाती हैं, और ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट है वो सर्टोली सेल में पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और सर्टोली सेल से डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स को ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है। अब ये जब स्पर्मेटिड जो कि सर्कुलर है इसको मोल्ड करके वो सिलेंडर एलांगेटेड स्पर्म का शेप दे रहा है, तो जो इसका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको सर्टोली सेल इनगल्फ करता है, अपने अंदर ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है, और उसको डाइजेस्ट करके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इसके फॉर्मेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सब सर्टोली सेल के द्वारा फिर ब्लड के थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सर्टोली सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और लाइसोसोम्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे इसका एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है जब इसके अंदर आएगा तो बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो एंजाइम्स जो हैं लाइसोसोम्स में होंगी, और लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करके जितने फ्रूटफुल मॉलिक्यूल्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं थ्रू सर्टोली सेल्स फिर ब्लड को जाके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सर्टोली सेल जो कि एक नॉन जर्मिनल सेल है, और ये स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक जर्मिनल सेल है। ये सारे सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम जर्म सेल अप टू स्पर्मेटिड्स यहाँ तक, और ये सारे सेल जो हैं स्पर्म बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ऑल दीज सेल्स आर नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम बिकॉज दे जर्मिनेट स्पर्म। ये स्पर्म का जर्मिनेशन करते हैं, इसलिए ऑल दीज सेल्स आर नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। और एक अलग से हमने तो
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉयड स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं। स्पर्म को ये जानिएगा कि स्पर्म सिंगुलर भी है, स्पर्म प्लूरल भी है, दोनों के रूप में हम स्पर्म ही बोलेंगे। एक सिंगल स्पर्म सेल का ये स्ट्रक्चर है। स्पर्म भी एक सेल है, बस उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इलांगेटेड है। जैसा कि सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और उसके कुछ विशेष गुणों के आधार पर कुछ उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये स्पर्म जो कि एक इलांगेटेड सेल है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हेड पोर्शन है और ये मिडिल पोर्शन है जिसको बॉडी कहेंगे या मिडिल रीजन कहेंगे, बॉडी और मिडिल रीजन। और ये टेल पोर्शन है, टेल को फ्लैजलम भी कहेंगे, ये टेल और फ्लैजलम। ये जो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है दैट इज कैप्ड बाय एक्रोसोम, और एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है और इस एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं और वो मेनली इसमें 2 एंजाइम्स प्रोमिनेंट है, हाइल्यूरोनिडेज एंड प्रोटीएजेस। ये एंजाइम्स इसमें रिच होती हैं और एंजाइम्स, ये कोनिकल पोर्शन है इसलिए यहाँ पर एंजाइम्स रिच है कि जब स्पर्म स्विम करते हुए एक सेल तक जाता है तो एक सेल बहुत सारी स्ट्रक्चरल सराउंडिंग से कवर्ड होता है। तो फ्यूज़न में दिक्कत होती है तो स्पर्म का जो हेड है जब उसके कांटेक्ट में आता है तो इसकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ करके ये एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं और वो एक की स्ट्रक्चरल सराउंडिंग को डिज़ोल्व कर देती हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल है। तो ये एंजाइम स्टोर रखता है। जहाँ पर हेड रीजन और बॉडी या मिडिल रीजन मिलती है वहाँ पर एक थोड़ा सा नैरोड स्ट्रक्चर बनता है जिसको नेक कहेंगे, नेक। और नेक रीजन में ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होंगे, 2 सेंट्रियोल्स होंगे जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पर रहेंगे और उसमें से ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा। आप जानते हैं कि फ्लैजलम के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है और बेसल बॉडी से माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं। जैसा कि फ्लैजला या सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट होता है, ठीक उसी तरह से स्पर्म के भी फ्लैजलम में जो कि एक्सटेंड करेगा मिडिल रीजन से लगा के यहाँ तक, ये टेल होगा। मिडिल रीजन इज़ द फर्स्ट रीजन ऑफ द टेल। ये मिडिल रीजन जो कि थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होगा और ये बिल्कुल कोनिकल होगा। इसमें ये फ्लैजलम है। जैसा फ्लैजलम में 9+2 अरेंजमेंट होता है, बेसल बॉडी से 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और वो डबलेट्स होते हैं, 2-2 होते हैं, डबल। और ये डाइनिन की आर्म होती है। तो ये डाइनिन आर्म है और देखिए 9 है और अपने सेंटर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को ये इनक्लोज करते हैं। तो जैसा सीलियम और फ्लैजलम का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से स्पर्म के भी फ्लैजलम का ये 9+2 अरेंजमेंट का माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। इस मिडिल रीजन में जिसको बॉडी कह रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत रिच होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं स्पर्म के मिडिल बॉडी में स्पाइरली अरेंज्ड हैं। स्पाइरली अरेंज्ड हैं, बहुत अधिक नंबर है। चूँकि स्पर्म को एक लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है ओम तक पहुंचने के लिए, इसलिए उसको अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा एनर्जी उसको ये माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करेगा। स्पर्म जो है, सीमेन जो है वो तमाम सारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के सेक्रीशंस और स्पर्म ये दोनों मिलकर सीमेन बनाते हैं और सीमेन में फ्रक्टोज बहुत अधिक होता है। तो फ्रक्टोज इसको एनर्जी एटीपी बनाने के लिए
उसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। और ये टेल रीजन है जो कि उसको स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से इसको फ्लैजेलर मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। तो ये एक सिंपल स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा। और ये तो आज हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को यहीं फिनिश किया। और नेक्स्ट वीडियो आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का होगा।